आगे बढ़ते हैं। बाड़मेर के राजनीतिक गलियारों में एक फोटो वायरल हो रही है। रेड प्रकरण आरोपी भजनलाल और चौहटन विधायक की नजदीकी सामने आई। विधायक के घर का स्नेह मिलन का फोटो वायरल हो रहा है। विधायक के साथ जाजम में बैठा दिख रहा है आरोपी भजनलाल। जमानत पर बाहर आने के बाद स्नेह मिलन में शामिल हुआ था। स्नेह मिलन के बाद से सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रही है। रेड प्रकरण में एसओजी ने ठेकेदार भजनलाल को गिरफ्तार किया था, जबकि भजनलाल से कई नेताओं और अधिकारियों ने दूरी बनाकर रखी है। हालांकि फर्स्ट इंडिया वायरल फोटो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल की जा रही है। और अब बात करते हैं अखिलेश का प्लान यूपी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और उसके पीछे की वजह यह है कि वो विधायक है। सदस्यता से इस्तीफा दिया। उनके साथ आजम खान ने भी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश अब करहल और आजम रामपुर सीट से विधायक बने रहेंगे। विधानसभा चुनाव में हार के बाद लगाए जा रहे थे सांसद पद पर बने रहने के कयास, लेकिन अखिलेश ने अपने इस फैसले से सियासी पंडितों को चौंका दिया है। अब अखिलेश के इस फैसले को लेकर राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे हैं। आखिर अखिलेश ने क्यों दिया लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा? संभवतः अब यूपी की राजनीति नहीं छोड़ना चाहते अखिलेश। बतौर सांसद अखिलेश यादव ज्यादातर समय गुजारते थे दिल्ली में, लेकिन अब वो अपनी विधानसभा के अंदर गुजारेंगे या फिर विधानसभा के अंदर हो सकता है नेता प्रतिपक्ष की भूमिका वो निभाते हुए नजर आए। और इसके चलते उन पर यूपी से दूरी बनाने के कई बार आरोप लगे, क्योंकि वो सांसद रहते हुए ज्यादातर वक्त दिल्ली में गुजारते थे। नेता प्रतिपक्ष बनकर विधानसभा में योगी सरकार को अखिलेश घेर सकते हैं। उपचुनाव में आजमगढ़ की सीट सपा से छीनने का खतरा कम है। अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर फोकस करेंगे अखिलेश। यूपी में विपक्ष को मजबूत बनाने की कोशिश भी अखिलेश यादव करेंगे, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में जिस तरीके की परफॉर्मेंस की उम्मीद उन्होंने समाजवादी पार्टी से की थी, उस कोशिश के हिसाब से समाजवादी पार्टी खरा नहीं उतर पाई और इसलिए अब तैयारी की जाएगी 2024 की, यानी कि लोकसभा चुनाव की। घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों के भविष्य पर विचार किया जाएगा। 2015 में बंद हुई स्कूटर इंडिया, भारत पंप और कंप्रेशर लिमिटेड, एचएमटी वॉचेस, एचएमटी चिनास, एचएमटी बियरिंग 2016 में बंद हो गई। सार्वजनिक उपक्रम विभाग की सालाना रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत 29 कंपनियों में से 17 चालू हैं। इनमें 6 कंपनियां फायदे में हैं और 11 कंपनियां घाटे में चल रही हैं। बाकी 12 कंपनियों में 7 निष्क्रिय हो चुकी हैं। 5 कंपनियां बंद कर दी गई हैं। लिक्विडेशन की प्रक्रिया में 29 में से 14 कंपनियां हैं। और बात करते हैं नए संसद भवन का। अभी तक नए संसद भवन का 44% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का निर्माण कार्य 80% पूरा होने के करीब है। राज्यसभा में आवास एवं शहरी मामलात राज्य मंत्री कौशल किशोर का बयान आया। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन के निर्माण में अब तक 480 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जबकि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू प्रोजेक्ट पर अब तक 441 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो नए संसद भवन का निर्माण 44% पूरा हो चुका है, जबकि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का निर्माण कार्य 80% पूरा होने के करीब पहुंच चुका है। वहीं संसद के बजट सत्र के बाद अप्रैल में कांग्रेस का चिंतन शिविर होगा। इससे पहले बन सकती है वरिष्ठ नेताओं की राजनीतिक समिति। असंतुष्ट नेताओं को साधने के लिए कांग्रेस में होंगे कुछ अहम फैसले। असंतोष के लंबे दौर पर विराम लगाना चाहती है कांग्रेस हाईकमान। चिंतन शिविर का एजेंडा तय करेगी कांग्रेस की कार्य समिति और इसी महीने के अंत में कार्य समिति की बैठक हो सकती है। इससे पहले हो सकते हैं संगठन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले, लेकिन अगर चिंतन शिविर होगा तो क्या वो राजस्थान के अंदर होगा या फिर किस जगह पर होगा, और क्या उससे पहले G22 कहिए G21 कहिए, क्या उन नेताओं को साध लिया जाएगा, उनको एक जाजम पर
लेकर आने की कोशिश पूर्ण होगी। यूक्रेन में रूस से जुड़ी 11 राजनीतिक पार्टियां निलंबित कर दी गई हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पार्टियों को निलंबित करने का आदेश दे दिया है। इनमें सबसे बड़ी पार्टी है अपोजिशन प्लेटफॉर्म फॉर लाइफ। यूक्रेन की 450 सदस्यीय संसद में इस पार्टी के 44 सदस्य हैं। मार्शल लॉ जारी रहने तक रूस से जुड़ी 11 पार्टियां निलंबित कर दी गई हैं और इसके पीछे की वजह जंग है, क्योंकि जंग चल रही है और एक तरीके से सेना के हाथ में कमान और मार्शल लॉ के अंतर्गत ऐसा किया गया है। 11 राजनीतिक पार्टियों को निलंबित कर दिया गया और उनमें जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है उसको भी निलंबित कर दिया गया है, यानी कि प्लेटफॉर्म फॉर लाइफ, जिसके यूक्रेन की 450 सदस्यों की संसद में 44 सदस्य हैं, उसको भी निलंबित कर दिया गया है और मार्शल लॉ जारी रहने तक रूस से जुड़ी तमाम 11 पार्टियां निलंबित रहेंगी। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। यासीन मलिक पर दर्ज हैं 2 गंभीर केस। 23 केस के बाद भी बना यासीन मलिक का पासपोर्ट। गंभीर केस के बाद भी यासीन को मिलता रहा वीवीआईपी ट्रीटमेंट। अमेरिका, पाकिस्तान समेत कई देशों में यासीन मलिक घूमता रहा है और यह अपने आप में एक बड़ा खुलासा है, क्योंकि जिसके खिलाफ 2 गंभीर मामले दर्ज हों, 23 केस हों, उसके बावजूद न सिर्फ उसका पासपोर्ट बना है बल्कि उसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट भी मिलती रही है। अमेरिका, पाकिस्तान समेत कई देशों में यासीन मलिक घूमता रहा है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता की हत्या पर हिंसा भड़क गई है। बागुती गांव में भादू शेख की हत्या के बाद हिंसा भड़की है। उग्र भीड़ ने 12 घरों में आग लगा दी है और अब तक 10 की मौत हो चुकी है। घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। एसडीओपी निलंबित कर दिया गया है। ममता सरकार ने जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। घटना को लेकर राज्यपाल धनखड़ ने ममता सरकार से जवाब मांगा है। राज्यपाल धनखड़ ने मुख्य सचिव से घटना की तुरंत रिपोर्ट मांगी है। धनखड़ ने पुलिस प्रशासन को सजग रहने के भी निर्देश दिए और कहा कि प्रशासन राजनीतिक विचारधारा से हटकर काम करे। हिंसा के कल्चर के साथ राज्य नहीं चल सकता। वहीं रामपुर हाट हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हिंसा को लेकर सीबीआई जांच की मांग रखी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार का इस्तीफा हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के अगले दिन इस्तीफा हो गया है। मनोज सिन्हा की सलाहकार हैं फारूक खान, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। परिसीमन की प्रक्रिया मई तक पूरे होने की उम्मीद है और इसके बाद कभी भी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। फारूक खान को सौंपी जा सकती है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और वो जिम्मेदारी क्या हो, वो आने वाले वक्त में पता चलेगी। केरल में माकपा के सम्मेलनों में भाग नहीं लेगी कांग्रेस। एआईसीसी ने शशि थरूर और केवी थॉमस को सुझाव दिया है। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का फैसला मानने का सुझाव दिया गया है। दरअसल माकपा अप्रैल में कन्नूर में आयोजित करेगी अपनी कांग्रेस और केरल प्रदेश कांग्रेस का सम्मेलन से दूर रहने का फैसला किया गया है। माकपा के कार्यक्रम में भाग लेने वाले थे थरूर और थॉमस। थरूर और थॉमस ने कहा था सोनिया गांधी कहेंगी तो नहीं जाएंगे और इसके बाद सामने आया एआईसीसी का सुझाव और दोनों को ही ना जाने के लिए कहा गया। ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुचिरा की याचिका। ईडी पर सीआरपीसी के नियमों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया। ईडी ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत जारी किया समन। पीएमएलए की धारा 160 के तहत पूछताछ के नियम है। गवाह की मौजूदगी में पुलिस थाने में पूछताछ होती है। महिला से पूछताछ करनी हो तो उसके घर जाते हैं अधिकारी। दिल्ली में पूछताछ करने के लिए धारा 50 के तहत समन जारी होता है। धारा 160 के तहत कोलकाता में पूछताछ हो सकती थी। दरअसल कोयला घोटाले के सिलसिले में बनर्जी से पूछताछ हो रही है, लेकिन अब इसको लेकर या कहें कि ईडी के खिलाफ बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं।
यूपी में एक सवाल गूंज रहा है कि क्या अब केशव प्रसाद मौर्य को भी दूसरा मौका मिलेगा। पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी के बाद ऐसे संकेत मिल रहे हैं। धामी के मुख्यमंत्री बनने से केशव प्रसाद मौर्य का रास्ता साफ हो गया है। चुनाव हारने के बाद भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। वहीं उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए थे। पिछली योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे थे केशव प्रसाद मौर्य। ऐसे में इस बार भी उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य। बीजेपी कर सकती है मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाए रखने का फैसला। उत्तर प्रदेश में इस बार 2 से ज्यादा उप मुख्यमंत्री बनाने पर भी विचार हो रहा है और पहले माना जा रहा था जो हार गया वो दौड़ से बाहर हो गया, लेकिन पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया और अब सवाल केशव प्रसाद मौर्य को लेकर यूपी के अंदर घूम रहा है कि उसी तर्ज पर हो सकता है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। वैसे भी उत्तर प्रदेश में इस बार 2 से ज्यादा उप मुख्यमंत्री बनाने पर विचार हो रहा है, मंथन हो रहा है। और अब बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने हिंदुस्तान में मानो तूफान ला दिया है, बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया है। बात द कश्मीर फाइल्स की। बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा हुआ है। 11 मार्च को रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स रविवार तक 141 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई कर चुकी है। जल्दी 200 करोड़ रुपए पार कर सकती है ये फिल्म। अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा द कश्मीर फाइल्स में कोई सुपरस्टार नहीं। पहले 630 स्क्रीन पर इस फिल्म को रिलीज किया गया था। मानकर चलिए ना के बराबर स्क्रीन मिली थी, लेकिन ना के बराबर स्क्रीन के बावजूद रिस्पांस इतना ज्यादा मिला कि अब स्क्रीन की संख्या बढ़कर 4000 से ज्यादा हो चली है। बाकी फिल्मों को अब स्क्रीन नहीं मिल रही है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ में भी ये फिल्म डब की जा रही है ताकि हिंदुस्तान में किसी भी जगह, किसी भी भाषा में द कश्मीर फाइल्स की इस किरदार को या कहें कि उस घटना को पहुंचाया जा सके। राष्ट्रमंडल देशों को निर्यात के लिए दूसरे समुद्री रास्ते पर विचार हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण काला सागर से जहाज परिवहन बंद कर दिया गया है। ईरान के चाबहार बंदरगाह के रास्ते भारत का व्यापार हो सकता है। अन्य विकल्प हैं चीन का किंगदाओ और जॉर्जिया का बंदरगाह। स्वतंत्र राष्ट्रमंडल देशों को भारत से होता है कई चीजों का निर्यात। रूस, यूक्रेन, अजरबैजान, किर्गिस्तान, मालदोवा, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्रमंडल देशों में शामिल। इन देशों को हर साल होता है 4 से 4.5 अरब डॉलर का निर्यात, लेकिन जिस तरीके से ये जंग चल रही है और जंग की वजह से जिस बंदरगाह से ये निर्यात होता है वो दरअसल प्रभावित है, यानी कि काला सागर। वहां से जहाज परिवहन बंद और इसलिए ईरान के चाबहार बंदरगाह के रास्ते भारत का व्यापार हो सकता है। चीन का किंगदाओ और जॉर्जिया का बंदरगाह भी विकल्प के तौर पर स्वतंत्र राष्ट्रमंडल देशों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए सांसद कोटे पर विचार। सांसद 1 वर्ष में 10 विद्यार्थियों के लिए कर सकते हैं सिफारिश। लोकसभा में कांग्रेस के मनीष तिवारी ने मुद्दा उठाया। सांसदों का 10 विद्यार्थियों का कोटा बेहद कम है। सांसदों को होनी चाहिए 50 सिफारिशें करने की अनुमति, या फिर केंद्रीय विद्यालयों में सांसद कोटा खत्म हो जाना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिक्षा मंत्री को सुझाव दिया और कहा कि इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए। दरअसल सेंट्रल स्कूल के अंदर सांसद मद से 10 बच्चों को एडमिशन दिया जा सकता है, लेकिन मनीष तिवारी मानते हैं कि ये बेहद कम है। इसकी संख्या को कम से कम 50 करना चाहिए, और अगर 50 नहीं किया जा सकता तो इसको पूर्ण रूप से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि सांसद पर सवाल उठते हैं। एक परिवार जब सांसद के पास पहुंचता है कि उसके बच्चे का सेंट्रल स्कूल में एडमिशन करा दिया जाए, उसके पास सीमित संख्या और वो सिर्फ 10 है। अब जरा सोचिए, एक लोकसभा के अंदर 7 से 8 लाख की पॉपुलेशन होती है, ऐसे में सिर्फ 10 सीटें। हालांकि ओम बिरला ने कहा है कि इस पर विचार होना चाहिए। 70 साल पुराने टी एक्ट यानी कि चाय से जुड़े कानून में संशोधन करने की तैयारी है।
भारत से चाय का आयात करने वाला दूसरा बड़ा देश है रूस। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर पाबंदियां लगा दी हैं और पाबंदियों के कारण भारत के लिए रूस को निर्यात करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में टी बोर्ड ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली बदलने पर विचार हो रहा है। खत्म किए जाएंगे टी एक्ट 1953 के कई गैर जरूरी प्रावधान, ताकि अगर रूस के साथ चाय का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है तो बाकी देशों के साथ किया जा सके। और अब बात करते हैं शहीद ए आजम की। शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस पर अवकाश घोषित किया गया है। पंजाब सीएम भगवंत मान ने 23 मार्च को अवकाश घोषित किया है। भगवंत मान ने आज पंजाब विधानसभा में इसकी घोषणा की। विधानसभा में शहीद भगत सिंह, डॉक्टर BR अम्बेडकर और महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। आपको याद होगा वो फोटो जिसमें भगवंत मान जब मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद पहली बार बैठे थे तो पीछे शहीद आजम भगत सिंह और BR अम्बेडकर की तस्वीर थी। और अब उन्होंने शहीदी दिवस को अवकाश घोषित किया है। न सिर्फ इतना बल्कि इसके अलावा जो पहल उन्होंने की है उन पहल में विधानसभा के अंदर शहीद भगत सिंह, डॉक्टर BR अम्बेडकर और महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा लगाने के प्रस्ताव भी पारित किए गए।